हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि लिखा गया है बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है एस सी वर्मा सर के द्वारा। और ये इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आप ये बुक अच्छे से इसका थ्योरी कर लेते हैं तो कहीं का भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आप आराम से कर सकते हैं। और अगर इसका प्रॉब्लम भी कर लेते हैं तो आप IIT जेई के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक वाइज जैसे जैसे एस सी वर्मा के बुक में टॉपिक वाइज गिवन है कॉन्सेप्ट, वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप एक बार बुक को जरूर पढ़ लीजिए, थ्योरी वाले पार्ट, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट है दिस वन, दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स किसे कहते हैं, क्या है फिजिक्स का मतलब। तो सिंपल सा बात है कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। सो वी कैन राइट हियर स्टडी ऑफ नेचर। जो हम नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति को अगर हम स्टडी करते हैं तो वही हमारा फिजिक्स कहलाता है। राइट। तो देखिए, जो नेचर है, हमारे नेचर में अलग अलग तरह के फेनोमेना होते हैं। हमारा नेचर बहुत डाइवर्स है। ओके, फेनोमेना अलग अलग तरह के होते हैं। किस तरह से फेनोमेना होता है, उस फेनोमेना को समझना, किस तरह से हम इसे समझते हैं, कौन सा रूल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रूल फिक्स है उस हिसाब से नेचर को हम समझते हैं। नेचर कैसे ऑपरेट होता है और प्रोबेबली किस रूल से होता है, जो डिस्कवरी करते हैं हम लोग कि इस रूल से हो सकता है, वो होता है नेचर ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स, दैट इज नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बहुत ही शानदार एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में गिवन है। जैसे इसमें गिवन है कि चेस, अगर एक चेस प्लेयर है, दो प्लेयर अगर चेस खेल रहा है, ठीक है, तो प्लेयर वन इधर है, प्लेयर टू इधर है, और इस दोनों को रूल पता है चेस के बारे में, सपोज रूल पता है, और एक ऑब्जर्वर है, जो प्लेयर यहाँ पे है वो ऑब्जर्वर है, ये प्लेयर नहीं है। तो ये चेस को क्या कर रहा है, बहुत ही बारीकी से दोनों के मूवमेंट को देख रहा है। तो देखिए क्या होगा कि चूंकि ये जो बंदा है, जो सी बंदा, इसको प्लेयर ए मान लेते हैं, प्लेयर बी मान लेते हैं, और ये जो सी जो है, इसे पता नहीं है कुछ भी, रूल के बारे में कुछ नहीं पता है कि कैसे खेला जाता है। लेकिन बार बार अगर ये ऑब्जर्व करेगा कि ए ने कैसा चाल चला, बी ने कैसा चाल चला, कौन सा जो है प्यादा कैसे चलता है, या फिर हम ये कहते हैं कि किंग कैसे चलता है, क्वीन कैसे चलता है, तो ये बार बार ऑब्जर्व करेगा तो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक करेगा कि अच्छा, प्यादा एक घर आगे चलता है, किंग ऐसे चलता है, क्वीन ऐसे चलती है, तो इस तरह से मंत्री ऐसे चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद ये कुछ अपने हिसाब से एक रूल को फ्रेम करेगा। ठीक है, रूल को फ्रेम करेगा। अब इस रूल के हिसाब से फिर से वो मैच देखेगा कि अच्छा, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो जो रूल उसने फ्रेम किया वो अपने हिसाब से रूल देगा कि चेस ऐसे खेला जाता है। इसी तरह जो नेचर है, नेचर में अलग अलग घटना अपने अपने तरीके से होता है। तो हर एक साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वर है, वो उस घटना को क्या करता है, उस फिनोमेना को स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद वो अपना एक रूल फ्रेम करता है। ओके, रूल फ्रेम करता है और ये देखता है कि ये रूल कंसिस्टेंट है कि नहीं है घटना के साथ, मतलब जो रिजल्ट होता है घटना का, जो फिनोमिना होता है, उसके साथ ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, कि ये सेटिस्फैक्ट्री, मतलब किसी भी घटना को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो फ्रेम करेगा रूल, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि एक लॉज आ गया या एक रूल हो गया। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने किया क्या, ऑब्जर्वर ने किया क्या कि जो नेचर में फिनोमिना है उसको स्टडी किया, उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो स्टडी ऑफ नेचर, सो दिस इज द फिजिक्स। बेसिकली यही हमारा फिजिक्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने रूल बना के रख दिया है कि ये रूल है और इसी हिसाब से फिजिक्स चलेगा, नहीं, नेचर अपने हिसाब से चलता है, नेचर अपने हिसाब से सारा फिनोमेना करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ मून, मूवमेंट ऑफ सन भी होता है बेसिकली, मूवमेंट ऑफ मून या मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट या ग्रोथ ऑफ प्लांट या फिर ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, दीज आर द फिनोमिना ऑफ अलग 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 तरह का नेचर का अलग अलग फिनोमिना है। अगर हम बात करें रेनबो, रेनबो इज अ फिनोमिना ऑफ नेचर। प्रिज्म से अगर कोई लाइट जाती है तो फिनोमिना ऑफ नेचर हो गया। तो स्टडी करते हैं सारे नेचर का। इलेक्ट्रिसिटी इज द फिनोमिना ऑफ नेचर, ये भी एक नेचर का फिनोमिना है। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली का रखता है तो कैसे चार्ज डिपॉजिट होता है, तो ये सब फिनोमिना है नेचर का। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हीट, हीट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, हीट का एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल, ये सब अगर हम देखते हैं तो ये फिनोमिना जो है नेचर का फिनोमिना है, और इसको एक पर्टिकुलर
तौर से हम इसको जो ऑब्जर्वर जो साइंटिस्ट है इसको ऑब्जर्व करता है और रूल को फ्रेम करता है, तो वहां से रूल निकल के आता है। अगर इन फ्यूचर कोई ग्रेट साइंटिस्ट आया, बहुत ही शानदार साइंटिस्ट आया इन फ्यूचर, हमारे जो पूर्वज हैं और जो हमारे लीनिएज होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे रूल्स दिए, ठीक है? और हमारे जो बच्चे पोते या परदादा जो हमारे बाद में आएंगे, 100 साल 2 साल 300 साल का बाद में, या फिर करंट में भी कोई भी आ सकता है जो कि एक ऐसा रोल दे जो कि सारे के सारा रोल जो पीछे वाला है वो खत्म हो जाए, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं करे, तो एक नया रूल फिर से फ्रेम होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो रूल फ्रेम हो चुका है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अभी के लिए वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि अभी तक वो सारे रूल जो नेचर हो फिनोमिना हो रहा है नेचर में, उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसा फिनोमिना हो जो ये रूल सेटिस्फाई नहीं करे, तब ये वाला रूल जो है ऑब्सोलेट हो जाएगा, नया रूल को हम लोग वहां पे वैल्यू देंगे। सो ये क्या है, स्टडी ऑफ नेचर इज द कंसिस्टेंटली, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि डिस्कवरी वाला पार्ट है। ये कंसिस्टेंटली ये हम जैसे जैसे ऑब्जर्व करेंगे नया नया रूल फ्रेम करेंगे। तो ये है फिजिक्स का डेफिनेशन, मतलब स्टडी ऑफ नेचर। और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लिखा है कि चूंकि नेचर हमारा रियल है तो फिजिक्स भी रियल होगा। ऐसा नहीं कि हम इमेजिनरी वाला पार्ट की बात करेंगे कि फिजिक्स इमेजिनरी है। सो इट इज अ रियल थिंग। ओके, नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट में आते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कैसे रिलेट किया जा सकता है? देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए, मतलब नेचर को समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। सपोज कि मान लेते हैं कि ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, सन के चारों ओर ये पृथ्वी क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। अब अर्थ चक्कर काट रहा है, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काट रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा लॉ होगा, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? इस घटना को, ये जो हमारा फिनोमिना है, इसको किस लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस करेंगे जो कि बहुत ही आसानी तरीके से समझा जा सके, तो वो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स को समझने के लिए जिस लैंग्वेज की यूज किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे, मतलब मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और ये भी कहा जाता है कि जो मैथमेटिक्स है, क्यों वो लैंग्वेज ऑफ गॉड होता है, क्यों? क्योंकि नेचर जो बना है इसमें सिर्फ हम एक छोटा सा प्राणी है, और अगर हम देखें एवरीथिंग इज मूवमेंट, सारा कुछ मोशन में है। तो हर एक मोशन एक पर्टिकुलर टाइप में होता है, ठीक है? जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द मून, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, एंड मोशन ऑफ सन अराउंड द गैलेक्सी। गैलेक्सी में फिर आकाश गंगा है, वहां पे भी बहुत सारे मोशंस हो रहे हैं। न्यूट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। तो इन सबको समझने के लिए ये सब कौन बनाई है, गॉड बनाया, इनविजिबल पावर बनाया है। तो कुछ ना कुछ है जिसके कारण, ये कोई ना कोई फोर्स है जिसके कारण ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहा है, और ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। और वो सिस्टमैटिक तरीका को डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं मैथमेटिक्स। अगर आप देखें किसी की फूल का सुंदरता, तो वहां पे क्या है, बहुत ही अच्छा फ्लोरल डिजाइन होता है, लेकिन वो फ्लोरल डिजाइन भी मैथमेटिक्स के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। सो फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिजिक्स। एंड जो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का बेसिक जो है हमें आना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, ये सब चीज को हम लोग देखेंगे। अगर एज फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें डिफाइन करना है, तो ये कहा जाता है कि अगर दो मास है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन में आप 9th में पढ़े होंगे कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास के m1 इंटू m2 के। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस का। तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम मैथमेटिक्स में जानते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हॉल एंड नाइट आप बुक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप, आई प्रिस्क्राइब यू, अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वो जरूर बुक पढ़ें, अलजेब्रा के लिए, आईआईटी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए किसकी जरूरत है, मैथमेटिक्स की। सो अगेन मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और यहाँ से हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर सकते हैं m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं g,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा हमेशा लगेगा G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत हुई? मैथमेटिक्स की। तो बहुत सारे ऐसा इवेंट आएगा आगे हम देखेंगे, तो हमेशा हमें मैथमेटिक्स को ही यूज करना पड़ेगा फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर इंटर रिलेटेड, मतलब बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे भी मैथमेटिक्स, जो बायोलॉजी लिए हुए हैं उसे भी मैथमेटिक्स करना होगा, थोड़ा थोड़ा करना होगा, एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को हम लोग, मैथमेटिक्स को। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्यों जरूरी है मैथमेटिक्स और फिजिक्स किसे कहते हैं। तो यहां से अब आप समझिए कि चूंकि मैथमेटिक्स को हमें समझना है, फिजिक्स को समझना है, दोनों चीज को समझना है, अब हम बेस तैयार करेंगे किस तरह से इसको समझ सकें। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? देखिए, बेसिक चीज है ये, इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, कोई भी एनी वन फिजिकल क्वांटिटी, तो उसे हमें नंबर को छोड़ नंबर को लेते हैं। तो नंबर क्या हो गया? 1 2, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये एक नंबर है। लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? राइट। तो डिस्क्राइब करना है फिजिकल क्वांटिटी को, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए यूनिट्स। जैसे 1 मीटर क्लॉथ, तो यहाँ पे जो क्लॉथ है वो कितना है? 1 मीटर। 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसको हम मेजर कर रहे हैं किसको? क्लॉथ को। किस में? मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो क्या हम इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं? यस, 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट है m, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर। अगेन मीटर का यहाँ पे लेंथ का अगेन एक और यूनिट होता है सेंटीमीटर। लेंथ का एक और यूनिट में हो सकता है डेसीमीटर। तो अलग अलग यूनिट में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 1 kg, 1 kg, तो यहाँ पे 1 अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, केजी क्या हो गया? यूनिट ऑफ मास। अगर हम 1 kg को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या हो गया हमारा? ग्राम। सो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे फोर्स है, किसको किसमें मेजर करेंगे? न्यूटन में या फिर डायन में। ठीक है, अगर हम मोमेंटम है तो किसमें मेजर करेंगे? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका भी एक यूनिट होगा। ठीक है, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है बेसिकली, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसमें यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, तो उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा यूनिट। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज की जरूरत होगी, एक होगा नंबर और एक होगा यूनिट। अगर यूनिट चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर भी चेंज होगा। इस चीज को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में, आगे आने वाले क्लास में जरूर देखेंगे, किस तरह से नंबर और यूनिट एक दूसरे से इंटरचेंज किया जाता है। मतलब नंबर अगर चेंज होता है तो यूनिट चेंज होता है। कहने का मतलब है कि n1 u1 बराबर n2 होता है, n2 u2 होता है। इस चीज को हम आगे देखेंगे। अगर जो बच्चे अभी पढ़े होंगे इस चीज को तो ये समझ सकते हैं। तो यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट है हु डिसाइड द यूनिट। यूनिट कौन डिसाइड करता है? अगर मैं कहूं कि चलो 1 फीट, ठीक है, 1 फीट कपड़ा लेते हैं, ठीक है, या 1 डाइन फोर्स लगाते हैं, तो हमने डाइन को यूज किया, फिट को यूज किया, तो कोई फ्रांस वाले कुछ और यूनिट यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर वाले यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यूरोप वाले हैं वो कुछ और यूज कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ और यूज कर सकते हैं। कहेंगे मेरा देश है, मैं अपने हिसाब से यूनिट डिसाइड करूंगा। तो क्या होगा कि चूंकि यूनिफॉर्मिटी रखनी है हमें यूनिट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो एक सिस्टम है यूनिट को डिसाइड करने का। ठीक है, और डिसाइड करने का एक ऑथोरिटी भी है जो कि यूनिट को डिसाइड करता है। तो अगर आप देखेंगे तो यूनिट को डिसाइड करता है यहाँ पे हमारा यूनिट को जो डिसाइड करने वाला जो ऑथोरिटी है उसका नाम है यहाँ पे CGPM। CGPM जिसका फुल फॉर्म है, ध्यान से समझेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस बुक में भी है, आप देख सकते हैं, जेनरले जेनरले कॉन्फ्रेंस जेनरले डिपो डी कॉन्फ्रेंस जेनरले डी डी POIDS डिपोर्ट्स एट मेजर MEASSURES जो कि
कहाँ का मेजर है, ठीक है। इसको हम लोग जनरली इसे इसे इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं। इसका नाम एक और है जो कहलाता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो ये एक बॉडी है जो कि डिसाइड करता है यूनिट्स को, ठीक है। तो यही बॉडी डिसाइड करेगा यूनिट्स को और इसी के हिसाब से वर्ल्ड वाइड सारा यूनिट्स क्या होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिट्स दो प्रकार के होते हैं। एक वो हाँ फंडामेंटल एंड डेराइव, एक यूनिट जो फंडामेंटल होंगे और एक वन वो जो कि डेराइव हो गए। तो फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट वो चीज होता है जिससे कि हम किसी दूसरे यूनिट को डिराइव करेंगे, राइट। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां पे ये समझिए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। तो पहला चीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इनडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक चीज तो ये समझिए, ईच अदर। जैसे अगर हम बात करें एरिया के बारे में, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो क्या एरिया मीटर पे डिपेंड कर रहा है, यस। तो ये एरिया मीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है एरिया नहीं होगा। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें जो कि मीटर है, और सेकंड की बात करें, टाइम की बात करें जो सेकंड है, ठीक है, तो ये मीटर और सेकंड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ऑल अदर क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बाय यूज ऑफ बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये समझिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, आप इसे लिख लेंगे क्वांटिटीज। तो दूसरा जो भी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा, ऑल अदर जो क्वांटिटीज होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के, वो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम प्राप्त कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। और बेसिकली यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। उस चीज को आगे हम लोग देखने वाले, बहुत ही समझ में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे है एस आई यूनिट। एस आई यूनिट क्या है, तो 1971 में जो सीजी हम लोगों ने अभी बात किया कि जिसने यूनिट को डिसाइड किया, डेट इज सीजीपीएम, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। इन्होंने एक मीटिंग किया कब, 1971 में, और डिसाइड किया सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, और इस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एस आई यूनिट, जो कि वर्ल्ड वाइड, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेबल किया गया है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी दिया गया है, 7, ठीक है। और वो 7 क्या है, पहला है लेंथ, पहला है लेंथ लेंथ मतलब लंबाई। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है, जिसका नेम ऑफ यूनिट क्या कहेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट मीटर होगा, मीटर। और इसका सिंबल क्या होगा, एम से लेंथ को हम डिनोट करेंगे। दूसरा, लेंथ के बाद मास को किलोग्राम में जो इसका नेम ऑफ यूनिट होगा किलोग्राम। ओके, और किलोग्राम को किस चीज से निरूपित करते हैं, ये हमारा सिंबल हो जाएगा, सिंबल, ठीक है। तो आप ध्यान से लिखते जाएंगे। मास का क्या हो जाएगा, केजी। तीसरा क्या हो जाएगा, टाइम के लिए हम लोग कहते हैं इसको लिख लेते हैं नेम ऑफ यूनिट, टाइम का नेम ऑफ यूनिट। यहाँ पे ये हो जाएगा बेस क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे 7 आने वाले बेस क्वांटिटी में। तो सेकंड, SECOND, सेकंड, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एस। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या हो सकता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट, ये आप नोट्स में लिख लेंगे,
इलेक्ट्रिक करंट जो करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट को जो वायर से करंट फ्लो होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी होता है जनरेट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या कहेंगे, जिससे बल्ब चलता है, ठीक है। तो इसका होता है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो नेम ऑफ यूनिट है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए से। तो आपको सिंबल याद रखना है क्योंकि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को हम डिनोट कर उसका नेम होगा केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं के से, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। उसके बाद छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो नेम ऑफ यूनिट है दैट इज मोल, क्या कहते हैं, मोल। और इसका जो इसको डिनोट करेंगे MOL से, मोल से। और लास्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका जो नेम ऑफ यूनिट है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और इसको CD से हम लोग क्या करते हैं, CD से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये 7 बेसिक यूनिट है, ओके। इन 7 बेसिक यूनिट के बाद 2 और बेसिक यूनिट है, ठीक है, जिसको हम लोग 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट कह लेंगे, बेसिक नहीं कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे, जो कि यूज आता है, सप्लीमेंट्री यूनिट आता है, यूनिट आएगा। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होगा, एक तो एंगल, ठीक है, जो 2 डिग्री में क्या कहते हैं, प्लेन एंगल, जो एंगल कहते हैं 90 डिग्री 60 डिग्री, वो एक एंगल होगा, ठीक है। और एक होगा सॉलिड एंगल। तो एंगल को अगर हम देखेंगे तो एंगल को थीटा में करते हैं, डिग्री में करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में करते हैं, स्टेरेडियन में करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या है, SR। तो ये 7 बेसिक यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, एंगल एंड स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये दोनों, स्टेरेडियन को सॉलिड एंगल कहा जाता है। तो ये दोनों चीज, ये सारा चीज को याद आपको रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, जिससे कि जो वीडियो बनाऊं वो आपको समझ में आता रहे। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर पिछले वाला वीडियो या पिछले वाला लेक्चर आपका मिस अगर हो जाता है तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। तो नोट्स आप बुक से भी बना सकते हैं, कहीं से भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को पूरा देखें, शेयर जरूर कीजिए जितना अधिक से अधिक हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लें, और लास्टली जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।